Good morning students. Today we are going to discuss about the esterification. This is not a new topic in class 10th. You have already studied about the esterification. क्या होता था कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल एंड फॉर्म एस्टर, दैट इज़ कॉल्ड एस्टरिफिकेशन. तो इसमें भी सेम वही रिएक्शन पढ़ेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा. क्योंकि हम कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ रहे हैं, OH बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रहे हैं ना. पहले जो हमने पढ़ा था रिएक्शन विथ मेटल जिसमें भी OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था, यहाँ पर भी OH बॉन्ड का ही क्या होगा, क्लीवेज होगा और प्रोडक्ट बनेगा. ठीक, तो हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं कोई भी एक. ठीक, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. ये एक एसिड है कार्बोक्सिलिक. इसका रिएक्शन हम अल्कोहल से कराते हैं. अल्कोहल को क्या लिखते हैं, ROH. तो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, इसको उल्टा लिख रही हूँ. ठीक है, ROH इसको रिवर्स करके लिख रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ. तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, OH बॉन्ड का है, क्योंकि हम OH बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रहे हैं अभी. CO बॉन्ड क्लीवेज इसके बाद पढ़ेंगे. तो यहाँ से ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ से इसका. ठीक, तो क्या बना, देखो क्या क्या बचा, RCO और यहाँ पर R. ठीक है, प्लस क्या बना, H2O है ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो बना H2O. अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड इट कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ठीक, तो ये क्या है, दिस इज एस्टर. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अल्कोहल, उसके रिएक्शन से क्या बना, एस्टर बना इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. इसी को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन. अब मैं इस R की जगह R' भी कर सकते हैं आप. ठीक है, अब मैं कुछ और इसकी जगह लेती हूँ. R की जगह मैंने ले लिया सपोज CH3C डबल बॉन्ड OH है ना. तो ये क्या हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया. याद है ना, एथेनोइक एसिड. एक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, OX से लिखते थे. एथेनोइक एसिड 2 कार्बन है इसलिए एथेनोइक एसिड. और मैं यहाँ पर ले रही हूँ इथाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं एथेनॉल. ठीक है, एथेनॉल है, 2 कार्बन है. अब इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा. ठीक, तो क्या बना, अब देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखेंगे. इट कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो यहाँ क्या बचा, CH3CO OCH2O C2H5. ये बचा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O. ठीक है, इसका नाम क्या था, इसको बोलते थे इथाइल एथेनोएट. इसका नाम है इथाइल एथेनोएट. ठीक, तो ये है हमारा एस्टर. समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है एस्टरिफिकेशन में. एस्टर बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके एथेनोइक एसिड एथिल एथेनोएट बना रहे हैं, विच इज नथिंग बट एन एस्टर. और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. इट कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. और यहाँ पर हम कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, अल्कोहल के OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा. ठीक है, तो ये बन गया हमारा एस्टर. अच्छा, अब एक चीज़ और है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब ये भी बनेगा, साथ में पीछे फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, तो फिर से हमको रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे. तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरिड आउट हो, रिवर्स डायरेक्शन में ना हो. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस वाटर को, जैसे ही वाटर बनता है और हम इस वाटर को यहाँ से रिमूव कर दें, तो देखो वाटर नहीं बचेगा, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में नहीं होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, आगे बढ़ेगा. तो इसके लिए, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि वाटर को आपको, जैसे ही वाटर बनता है, एज सुन एज इट इज़ फॉर्म्ड, यू हैव टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द रिएक्शन. ओके, आपको यहाँ से इमीडिएटली वाटर को रिमूव करना पड़ेगा. क्लियर हुआ क्या बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो जिस रिवर्सिबल रिएक्शन में एक बार क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाता है, फिर क्या होगा, जितना प्रोडक्ट बन रहा है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उतने ही रेट से रिवर्स रिएक्शन भी होने लगता है. तो पर हम नहीं चाहते कि रिएक्शन रिवर्स में हो, तो हमको क्या करना होगा कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आगे बढ़े. तो कुछ नहीं, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट वाटर बन रहा है उसको बार बार वहाँ से रिमूव करते जाएंगे. जैसे ही ये वाटर बनेगा इसको रिमूव कर देंगे ताकि जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में ना हो पाए. समझ में आ रहा है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें ये
करना पड़ता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि जो अल्कोहल है वो एसिड की डेरिवेटिव्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एसिड की डेरिवेटिव्स मतलब अगर इस OH को हटा के आप क्लोरीन लगा दो या इस OH को हटा के कुछ और लगा दो तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड, उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्शन विथ एसिल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एसिलेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसिलेशन। तो मैंने लिया है एक एसिल क्लोराइड लिया है जिसको हम बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, ये इथेनॉइल क्लोराइड है, आप देखोगे ये एसिड से ही बना है। ये इथेनॉइल क्लोराइड किससे बना है, एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, अब ये इथेनॉइल क्लोराइड का रिएक्शन हम अल्कोहल से करा रहे हैं। ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड है, उसका रिएक्शन हम अल्कोहल से करा रहे हैं। यहाँ पर हम कौन से बॉन्ड का ब्रेक करेंगे, OH बॉन्ड का ब्रेक करेंगे और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, देखो CH3CO OCH2 है ना, कि जो जो बचा उसको लिख दो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। और क्या बना, HCl। ठीक हुआ ना, समझ में आया। OH बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्कोहल के OH बॉन्ड के क्लीवेज की बात करें तो यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ पर वाला, और क्या बनेगा, HCl। और जो भी बचा है उसको लिख दो, ये क्या है, एस्टर है, इथाइल एथेनॉइड है, ये एक एस्टर है। तो इस तरीके से ये क्या बन रहा है, हम एसिड डेरिवेटिव से भी क्या बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अगर हमारे पास कोई एसिड का डेरिवेटिव है, मतलब एसिड से बना हुआ कोई कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज डेरिवेटिव ऑफ एसिड, तो उससे भी हम क्या बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट अ इथाइल एथेनॉइड। ठीक है, दूसरा है इम्पॉर्टेंट बात, ये जो रिएक्शन है इट कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। अब ये pyridine क्या होता है, pyridine इज नथिंग बट इट एक्ट एज अ बेस हियर, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल हो सकता है अगर हम pyridine का यूज़ नहीं करें। तो pyridine जो है एक बेस है, वो HCl को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, आपको पता होगा एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो इस वजह से हम इसको, जो रिएक्शन है इसको हम किसके प्रेजेंस में करते हैं, pyridine के प्रेजेंस में, क्योंकि ये pyridine जो है वो इस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि हम यहाँ pyridine का क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इस रिएक्शन में pyridine का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि pyridine यहाँ पर बेस की तरह एक्ट करता है। जो HCl यहाँ पर बन रहा है प्रोडक्ट में, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ताकि रिएक्शन क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कैरिड आउट हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम pyridine यूज़ करते हैं। अब दूसरा मैं रिएक्शन ले रही हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, क्योंकि मैंने दो लिखा है, रिएक्शन विथ एसिल क्लोराइड जिसमें मैंने लिया एथेनॉइल क्लोराइड लिया, दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड जिसमें मैंने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो है कंपाउंड उसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या, तो यहाँ तो इसी बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है, और क्या बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ पर देखो इस बॉन्ड का, यहाँ से कौन सा बॉन्ड जाएगा, ये वाला CO बॉन्ड। ठीक है, देखो यहाँ पर भी C के बाद वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला O वाला, तो वैसे O के जस्ट बाद वाला, तो यहाँ पर भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या बना, CH3COOH, और क्या बना, CH3COOC2H5। ठीक है, ये भी एक एस्टर है। सो दिस इज ऑल्सो एस्टरिफिकेशन, कि हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या बनाया, एक एस्टर बनाया। क्लियर हो रहा है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये देखो यहाँ पर से क्या बन रहा है, CH3COOH, एसिटिक एसिड बन रहा है, और यहाँ क्या क्या बचा, CH3CO, और यहाँ बचा OC2H5, सबको जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, एस्टर, इथाइल एथेनॉइड एस्टर। सो दिस इज दी एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एसिड जो है या एसिड की डेरिवेटिव्स कुछ भी, या तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या उसका डेरिवेटिव जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्लियर हुआ। इससे पहले वाले में देखा था हमने कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल था, तो हम HCl को वहाँ से वाटर को बार बार रिमूव कर रहे थे, और यहाँ पर हम pyridine का यूज़ कर रहे हैं। pyridine क्या है, एज अ बेस काम करता है, जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर हुआ।
तो ये हुआ एस्टरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब फिनॉल का भी एक एस्टरिफिकेशन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एस्टरिफिकेशन में फिनॉल कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये मैंने फिनॉल लिया, फिनॉल का रिएक्शन, जैसे उस समय एल्कोहल का रिएक्शन मैंने एसिटिल क्लोराइड से कराया था, अब मैं फिनॉल का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा रही हूँ। तो क्या होगा एसिटिल क्लोराइड से, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये सी के बाद वाला, यहाँ पर ये वाला, तो क्या बनेगा आप खुद देखेंगे, अब बता सकते हैं खुद से क्या बन रहा है। यहाँ पर O तो है ऑलरेडी है, ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, आप इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बना कंपाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो नाम है इट इज़ फेनिल एसीटेट। ठीक है, इसका नाम है फेनिल एसीटेट या बोलते हैं फेनिल एथेनोइड, फेनिल एथेनोइड। ठीक है, इसका भी जो रिएक्शन कराएंगे वो होगा पिरिडीन के प्रेजेंस में होगा, क्योंकि यहाँ पर भी HCl बन रहा है। इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कोई बेस चाहिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पिरिडीन यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, उस समय जो मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा था उसी स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड इससे जो पहले लिखा था उसी को मैंने रीअरेंज किया है। ठीक, तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से H के पास से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, और ये जो है वो यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, सिंपल है। ये O है, ठीक, इसका जो नाम है, इसका भी वही सेम नाम होगा, फेनिल इथेनोइड। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड है और ये एसिटिल क्लोराइड है। इससे पहले वाले रिएक्शन में भी हम लोग सेम यही वाला रिएजेंट यूज़ किए थे। अब हम देख रहे हैं, उसमें देख रहे थे एल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ हम देख रहे हैं फिनॉल के साथ। तो सेम रिएक्शन ही हो रहा है, OH बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है ना। ये यहाँ इसमें भी वही कार्बन के पास से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर भी वहीं से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये H इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा फेनिल एथेनोइड। तो ये भी एक एस्टर है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एस्टर। तो ये है एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर हुआ, एस्टरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ लिया था, अभी हम पढ़ रहे हैं एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनॉल। एस्टरिफिकेशन फिनॉल में किस तरीके से होता है, क्लियर हुआ। इसमें दोनों में सेम है, उसमें भी एसिटिल क्लोराइड लिए थे और एसिटिक एनहाइड्राइड लिए थे, पर उस समय एल्कोहल यूज़ कर रहे थे, अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फिनॉल्स यूज़ कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एस्टर्स बना रहे हैं। क्लियर हुआ। इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है जिससे एस्पिरिन बनता है, एस्पिरिन नाम सुना होगा। ठीक है, एस्पिरिन क्या होते हैं, एस्पिरिन जो होते हैं दे आर एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब बहुत सारी दवाइयों में एस्पिरिन का यूज़ होता है। ठीक है, एस्पिरिन नाम से भी दवाई आती है, तो वो एस्पिरिन जो दवाई है उसका फॉर्मूला कैसे होता है, वो कैसे बनता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम फिनॉल नहीं, हम ले रहे हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड मतलब जो फिनॉल है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के भी फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेंगे, उसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसका भी हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। अभी फिनॉल्स में जब हम कोल्बे रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सैलिसिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो ये है एक सैलिसिलिक एसिड, उसमें कुछ नहीं है, फिनॉल है जिसमें क्या है COOH ग्रुप अटैच है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, देखो ये फिर से वही वाला कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से बॉन्ड का ब्रेक होगा, OH बॉन्ड का यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से इस बॉन्ड का ब्रेक होगा। तो देखो क्या बना, CH3COOH बन गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं। अब ये जो है यहाँ से क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये C कहाँ जाके अटैच होगा, यहाँ पर, तो हमको बनेगा एस्पिरिन। इसको क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं। ठीक, एस्पिरिन बहुत सारी मेडिसिन्स में यूज़ होता है एस्पिरिन का। एस्पिरिन की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पहला, ये एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, मीन्स दर्द की दवाइयों में, बुखार की दवाइयों में ये यूज़ होता है एस्पिरिन का। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, एस्पिरिन की दवाइयाँ
जैसे सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो लोग एस्पिरिन लेते हैं, एस्पिरिन से सिर दर्द कम हो जाता है बिकॉज इट हैज़ एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, दर्द कम करने की प्रॉपर्टी है इसमें। तो ये है एस्पिरिन का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। क्या कर रहे हैं हम, सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो क्या, अच्छा ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्लियर हुआ। तो क्या हो रहा है, देखो ये क्योंकि हम OH बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ रहे हैं तो यहाँ से OH बॉन्ड का यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, CH3COOH। ये देखो ये बन गया। आप इसको यहाँ से ना लेके यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। ये वाला भी बॉन्ड अगर आप बोल रहे हो ब्रेक हो रहा है तो भी ये देखो, ठीक है, CH3COOH बन गया और ये जो है यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा तो क्या बनेगा, एस्पिरिन बनेगा। क्लियर हुआ। एस्पिरिन को क्या बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, और इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक मतलब दर्द की दवाइयों में यूज़ होता है, एंटीपायरेटिक मतलब बुखार वगैरह की दवाइयों में इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस था, सारे ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं पर कुछ नहीं है। अगर आपको याद रखेगा ना कि OH बॉन्ड का क्लीवेज होना है यहाँ पर तो आपके सारे रिएक्शंस बन जाएंगे, ठीक है। एस्टरिफिकेशन में भी OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था, इससे पहले जो हम मेटल वाला रिएक्शन करा रहे थे उसमें भी OH बॉन्ड का ही क्लीवेज हो रहा था। अब जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ठीक है। जो ROH है जैसे CH3 CH2OH है, ठीक है। सो आप कैसे लिख सकते हो CH2OH को, इस तरीके से। तो अब हम पढ़ेंगे इस CO बॉन्ड का क्लीवेज, आगे की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अब CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अभी तक हमने पढ़ा था OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो क्या क्या रिएक्शन होंगे उसमें हमने 2 रिएक्शन पढ़े, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड एस्टरिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे CO बॉन्ड का क्लीवेज और उसमें अलग अलग तरीके की रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ ही जाएगा। अब देखो ये एस्टरिफिकेशन ये हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन वो भी हम आगे पहले 11th में पढ़ ही चुके हैं। फिर जब हम इसके आगे ना एस्टर पढ़ेंगे तो एस्टर में फिर से आएगा ये सब चीज़ें, एसिड पढ़ेंगे तो फिर से हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो बार बार यही चीज़ें ना फिर से रिपीट ही होंगी, ठीक है, रिपीट होने वाली है। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ एक ही मुसीबत से लड़ने का तरीका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार समझ नहीं आता वीडियो को बार बार देखो, बुक से पढ़ो, बुक पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले भी बोल रहे हैं अपनी NCERT की बुक पढ़ो या जो भी आपको बुक लगती है, अगर कोई सैम्पल, अगर आपको कोई रेफरेंस बुक पसंद आ रही है वो पढ़ो, पर पढ़ना ही अल्टीमेट एम है, ठीक है। एग्ज़ाम्स अचानक से आ जाएगा सर पे, हमको पता भी नहीं चलेगा, तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए बार बार, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड का काफ़ी कुछ पोर्शन कम भी हो गया है, अभी 30% डिडक्शन हुआ है उसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो पढ़ना ही एक इम्पॉर्टेंट है। बार बार आपके पास अभी बहुत अच्छा चांस है, आप बार बार उसी वीडियो को रिवाइंड कर करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ो, अगर कोई डाउट होता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।